हुकूमत इस वक्त अवाम पर जो महंगाई के जुल्म से दम तोड़ रही है, अवाम इसका बदला इंतखाबात में लेंगे, जरूर लेंगे। ये जो चेहरे हमारे साथ नजर आ रहे हैं, जिनको हमने साथ बिठाया है, इन चेहरों को भी पहचाने। ये लोग भी हमारे साथ इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये था मकसद साथ बिठाने का। रुपए का बुरा हाल हो रहा है। अब एक बार फिर से अमेरिकी करेंसी की कीमत में आप देखेंगे बड़ा इजाफा, और ना सिर्फ इजाफा, बड़ा इजाफा। तो ये लोग तो मशर ठीक करने आए थे। और साहबा कोई इनकी डायरेक्शन नहीं है, सारा इनका पैसा, सारा फोकस इस पर है कि अपने किस तरह से केसेस से हमने निकलना है। कानून और आइन का बकायदा खुलेआम, एक होता है मजाक उड़ाने, खुलेआम तमस्कर का निशाना बना रहे हैं। कब तक ये मामला सारा लेकर चलेंगे? गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम जितने भी हैं कब तक बचाते फिरेंगे? यानी मौका मिला था ना, इमरान खान से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते, कौम इनकी तारीफ करती, लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बात होगी इमरान खान कांटों को चुनकर अवाम के लिए कैसे रास्ता बना रहे हैं। कप्तान का वुकला कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। हुकूमत हज जैसे मुकद्दस फरीजे में भी बदनीयत हो गई है, और मौलाना हुकूमती बेहिस्सी पर चुप का रोज़ा क्यों रखे हुए हैं? मौलाना को किस बात का खौफ खाए चला जा रहा है? मौलाना की तबीयत में खुला तजाद आखिर क्यों है? लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी आज की कहानी की जानिब। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक काफिला सफ़र कर रहा था, और दौरान सफ़र उनका गुजर एक अंधेरी सुरंग से हुआ, और अचानक उनके पैरों में कंकरियां चुभी। अच्छा, इस काफ़िले में शामिल कुछ लोगों ने इस ख्याल से उन चुभने वाली कंकरियों को या चीज़ों को ये समझकर उठा लिया कि हमें इससे अगर तकलीफ़ पहुंची है और किसी और को भी इससे तकलीफ़ ना पहुंचे तो उनको कोई परेशानी ना हो, नेकी की नीयत से, यानी नेकी की खातिर उठाकर उन्होंने कंकरियाँ अपने पास रख ली। अच्छा, कुछ लोगों ने ज़्यादा कंकरियाँ उठा ली ताकि ज़्यादा नेकी हासिल कर सकें, कुछ ने कम, और कुछ लोग इस काफ़िले में ऐसे भी थे उन्होंने बिल्कुल भी कंकरियाँ उठाने की ज़हमत नहीं की। अच्छा, जब काफ़िले के लोग सुरंग से बाहर निकले तो वो सब देखकर बहुत हैरान हो गए कि जो कुछ उन्होंने कंकरियाँ समझकर उठाया था वो कंकरियाँ नहीं थी, बल्कि बहुत कीमती हीरे थे। जिन्होंने ज़्यादा उठाई, ज़ाहिरी बात है वो लोग माला माल हो गए, उनकी खुशी की इंतहा ना थी। जिन्होंने कम उठाई वो पछता रहे थे कि ज़्यादा क्यों नहीं उठाई, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं उठाई वो सर पकड़े बैठे थे और अफसोस कर रहे थे कि काश हमने भी कुछ उठाया होता। चलो अब एक बार पे गौर कीजिएगा आगे बढ़ने से पहले कि उन्होंने कंकरियाँ उठाई थी इस नीयत से कि कंकरियाँ हमारे पाँव में चुभी हैं तो किसी और के पाँव में ना चुभें। यानी नीयत क्या थी? नेकी, किसी को मुश्किल से बचाना, किसी में आसानी तकसीम करना, जिस मुश्किल से, जिस तकलीफ से, जिस अज़ियत से खुद गुजरे उससे दूसरे को बचाना, ये नीयत थी। ये नहीं पता था कि वो हीरे थे, कीमती हीरे थे, वो कंकरियाँ समझ के उठाई गई और बाद में वो हीरे निकले। ये उस नेकी का सिला था जो उनको मिला। अच्छा, अब इसी तरह ज़िंदगी एक अंधेरी सुरंग समझ लें। नेकी इन कंकरियों की तरह जो बज़ाहिर मुश्किल लगती है, लेकिन उसका अजर, उसका सिला बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभार बहुत जल्दी मिल जाता है, ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, इमरान खान साहब अपनी कौम को अजीम कौम बनाने के लिए, अगर मैं कहूँ कि कांटों भरी सुरंग से गुजर रहे हैं तो आप अग्री करेंगे, रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं, बहुत से कांटे हैं जिनको वो चुन रहे हैं। इस बात से भी आप अग्री करेंगे, क्योंकि कल को यही जो रुकावटें हैं, यही जो कांटों भरे रास्ते, ये हीरे भी तो साबित हो सकते हैं ना। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इमरान खान एक अनमोल हीरा हैं, इसलिए वो अपनी रोशनी से मुल्क और कौम में शऊर भर रहे हैं। इमरान खान साहब का क्लिप चलाइएगा टीम। सुना आपने खान साहब को। इमरान खान साहब बनी गाला में वुकला से खिताब कर रहे थे और हुकूमत की नाअहली पर, नालायकी पर, निकम्मेपन पर खुलकर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान अब कौम की वाहिद उम्मीद बन चुके हैं। वाहिद इकलौती उम्मीद है इमरान खान कौम की, और यही वजह के तजियाकारी सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान में कोई तो ऐसी बात थी ना, चले एक ही बात मान लें, ना मानने के 10 बातें थी, 20 बातें थी, इस हीरे में 30 बातें थी, 40 बातें थी, 100 बातें थी या इन्फिनिट बातें थी, कोई तो एक ऐसी बात थी जिसके खिलाफ इनके हरीफ इकट्ठे हो गए। फजलुर रहमान जमहूरियत और इस्लामी निज़ाम को भूले हुए हैं। अफसोस के साथ मैं कहूँगी, आप अपने नाम के साथ मौलाना लगाते हैं और खामोश बैठे हुए हैं आप इस टाइम पे। पीपल्स पार्टी को भुट्टो के नजरियात को पीछे छोड़ते हुए नून लीग से रब्ता करना पड़ गया, और ये वही नून लीग है जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं पर केसेस बनाती थी, बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी किया करती थी, और वो नून लीग जो वोट को इज्जतों की बातें करती थी, अब वो हर चीज़ पर समझौता कर रही है। कल के दुश्मन अपने अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैसे इकट्ठे हो गए, इसका तमाशा पूरी कौम ने देखा। और इनके इकट्ठे हो सिर्फ एक ही वजह, और वो क्या है जी? इस बंदे को हराना है जिसका नाम है इमरान खान, क्योंकि वो अपनी आवाम को सच का रास्ता दिखा रहे हैं। और दूसरी जानी मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं,
वज़ीर इत्तलात का ओहदा उनके पास है, लेकिन वो कभी दुरुस्त इत्तला आवाम को नहीं देती हैं। ये भी तो हैरत की बात है ना। देखिएगा, सुनिएगा, फिर बाकी बात मैं करती हूँ। जी, तो सुना आपने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को। आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का काम नून लीग से बेहतर कोई नहीं कर सकता, और अब ये काम बाखूबी मरियम औरंगज़ेब साहिबा अंजाम दे रही हैं। कौम से एक वादा कर रही हैं, और वो वादा ये है कि जी 6 से 15 जून तक जो 3.5 घंटे की लोड शेडिंग है वो होगी, जिसके बाद लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे कर दिया जाएगा। अब मरियम आवाम को बिजली की तलब का फ़र्क समझा रही थी। किस तरह? ये भी बता रही थी कि काबीना ने एक प्लान की जो मंजूरी ना वो दी है। फ्यूल की मद में काबीना और वज़रा का जो कोटा है वो कम कर दिया गया। अच्छा, एक बात मैंने यह नोट किया, आपने भी शायद की हो, मैं आपके सामने ज़रा रखना चाहूँगी वो बात नाजरीन के सामने। मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्या हैं? वज़ीर इत्तलात हैं, ठीक है। और कोई भी काबीना का फैसला हो उस पर ब्रीफ करना किनका काम है? इन्हीं का काम है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का काम है, और किसी का काम नहीं है। लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अपने साथ पीपल्स पार्टी और MKM के लोग भी बिठाए हुए थे। क्यों बिठाए हुए थे, ज़रा आप बताइएगा नाज़रीन, सोचिए ज़रा मेरे जवाब देने से पहले। अच्छा, मैं बताती हूँ। शायद इसलिए बिठाए हुए थे, बल्कि शायद नहीं, यकीनन बिठाए हुए थे कि जैसे ज़बरदस्ती उन्हें यहाँ बिठाया गया हो और उन्होंने कोई बात यानी करनी है नहीं करनी, सिर्फ नून लीग वाले अपने इत्तेहादियों के चेहरे दिखा रहे थे। और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि नून लीग वाले आवाम को ये बता सकें, जो कि वो बताना चाह रहे थे। अपनी तरफ से उन्होंने बताया भी कि बिजली पेट्रोल महंगाई में इजाफा करने के जिम्मेदार सिर्फ हम नहीं हैं, यानी नून लीग वाले नहीं हैं, बल्कि ये चेहरे, इनको भी देखें, ये तमाम जो इत्तेहादी हैं इसमें बराबर के शरीक हैं। यानी सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो वो ये कि हुकूमत इस वक्त अवाम पर जो महंगाई के जुल्म से सितम तोड़ रही है, उसे पता है कि ये जुल्म है, अवाम इसका बदला इंतखाबात में लेंगे, ज़रूर लेंगे। इसलिए लोग बता रहे हैं कि हम ही नहीं, ये जो चेहरे हमारे साथ नजर आ रहे हैं, जिनको हमने साथ बिठाया है, इन चेहरों को भी पहचाने। ये लोग भी हमारे साथ इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये था मकसद साथ बिठाने का। यानी नून लीग का हाल वो है कि जी हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अच्छा, हमाद अजहर साहब कुछ कह रहे हैं, कुछ फरमा रहे हैं, उनका क्लिप भी ज़रा चलाइएगा टीम ना आपने हमाद अजहर साहब को। हमाद अजहर साहब क्या कह रहे हैं कि जी मुत्तहिदा हुकूमत ने मुल्क की खुददारी और कौमी सलामती को दाव पर लगाकर ये जो हुकूमत है वो हासिल किया। अब इसी तरह हुकूमत तवानाई और मुआशी सिक्योरिटी के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए आम इंतखाबात की तरफ जाकर अगर इस मुल्क को इस्तेकाम ना दिया गया तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, मैं हमाद अजहर साहब की इस बात से अग्रीड हूँ, मुत्तफिक हूँ, क्योंकि हुकूमत रोज़ कोई ना कोई ब्लंडर करती है। अब आप हुकूमत का एक और नया जो ब्लेंडर है या बदनीयती है वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा कि एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमारे पास मुल्क चलाने के लिए क्या नहीं है, पैसे नहीं, इनके पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। वैसे कहते हैं हमारा ख़जाना खाली है, लेकिन साथ ही आप सितम देखिए, जुल्म देखिए, ज़्यादती की हद देखिए कि एक तरफ हज इतना महंगा कर दिया गया कि मिडिल क्लास तबके का हज अदा करना तकरीबन अगर मैं कहूँ कि नामुमकिन हो गया तो गलत नहीं होगा। लेकिन हुकूमत इसके बावजूद आवाम का तेल निकालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती है। अब सितम देखिए कि क्या ये कौम से मजाक नहीं है कि एक तरफ गरीब आवाम के लिए हज जैसी इबादत को मुश्किल बना दिया जाए, और दूसरी जानिब हुकूमत सरकारी अफसरान और हुकाम को सरकारी खर्चे पर हज पर भेज रही है। ये क्या चल रहा है, कोई बताएगा? खबर सुनिए ज़रा। वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी ने आइंदा जो हज है उसके लिए वजारत मजहबी अमूर से 200 अफसरान और हुकाम की फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी है। सिर्फ वज़ीर के दफ्तर से 5 ड्राइवर्स, 4 गन मैन, 1 बावर्ची और इसके अलावा जो 11 पर्सनल सेक्रेटरीज हैं वो, मुआवनीन समेत 35 एहलकारों के नाम शामिल किए गए हैं। वज़ीर मजहबी अमूर खुद भी हज अदा करेंगे। इस हवाले से फिर इसको हतमी शक्ल दी जा चुकी है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जी मुंतखब जो अफसरान हैं, एहलकार हैं, आज़मीन हज को मतलूबा खिदमत फ़राहम करेंगे। और इस हवाले से वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अबू बकर उमर ने अपने बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वजारत मजहबी अमूर से इस खबर पर वजाहत तलब की है। फोकल पर्सन का ये कहना था कि हजाज की मदद के लिए मामूल के मुताबिक वजारत मजहबी अमूर का कुछ अमला रवाना किया जाता है, लेकिन इस खबर से मुख्तलिफ तासुर मिल रहा है जिसकी वजाहत तलब की गई। अच्छा, अब दूसरी जानिब वजारत मजहबी अमूर की जानिब से खबर की तरदीद करते हुए ये कहा गया है कि सऊदी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जो कुल मुल्की कोटा है उसका 1% फलाही अमला जो है वो सऊदी अरब रवाना करना लाजमी है। वजारत की जानिब से खबर को गुमराह कुन करार देते हुए वाज़ेह किया गया है कि ये अमला अहले वतन को सहूलियात की फराहमी और रहनुमाई के लिए मुतय्यन किया जाता है, और ऐसा कई दहाइयों से किया जा रहा है। अब नाज़रीन, सारा मामला आपके सामने मैंने रख दिया है। हुकूमत इस हवाले से मुख्तलिफ बहाने तराश रही है। मैं तो इस सारी कहानी में एक किरदार को ढूंढ रही हूँ, पता है वो कौन है? फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब। कहाँ है वो? कहाँ है मौलाना फजलुर रहमान साहब? आप किधर हैं?
ना आप हज महंगा होने पर कोई बयान दे रहे हैं और ना ही अब सरकारी अफसरान को हज करवाने के मामले पर आप कुछ बोलने को तैयार हैं। अब जहां हुकूमत हज जैसे मुकद्दस फरीजे पर अवाम से बाकायदा धोखा कर रही है, इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब चुप का रोज़ा रखे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप सिर्फ 4 वजारतों के लालच में अपने ज़मीर का सौदा कैसे कर सकते हैं? आपका बेटा हुकूमत का हिस्सा है क्या? सिर्फ इस डर से आप अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं? और मौलाना साहब, यही सब अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में होता तो क्या होता? आप फ़ौरन मिनटों का इंतज़ार भी ना करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दौड़े चले आते। आप इमरान खान की हुकूमत में महंगाई पर रोज़ मीडिया पर आकर बाकायदा ववेला करते थे, रोला मचाते थे, शोर मचाते थे, ववेला करते नहीं थकते थे। आप इमरान खान की पॉलिसीज़ को अवाम दुश्मन कहा करते थे ना नाजरीन। यही मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप ये भी कहा करते थे कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जहाद इसलिए ज़रूरी है, जहाद, कि गरीब आदमी मर रहा है बेचारा। और रोज़ ये इल्ज़ाम लगाते थे कि हुकूमत IMF के आगे बिक चुकी है। अब आपकी हुकूमत है जो बिकी है या गुलामी में चली गई है, दूसरों को यहूदी एजेंट होने के फतवे देने वालों को अब क्या कहा जाए? मेरा मौलाना साहब से सिर्फ एक ये सवाल है कि अब कहाँ गया अवाम के लिए आपका जो लिहाज, आपकी मुरव्वत, आपकी खामोशी बता रही है कि माजरत के साथ आप पहले झूठ बोलते थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब चीख कर ये बता रहे हैं कि IMF के हाथों मजबूर होकर हमें महंगाई करनी पड़ रही है। अब फजलुर रहमान साहब, आप इनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है, अब क्यों ये जो IMF के कहने पर लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्या PTI का IMF की बात मानना हराम था और आपकी हुकूमत की तरफ से IMF की ताबेदारी करना हलाल हो गया? आप ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं कि मिफ्ता साहब और पूरी नून लीग IMF की गुलामी क्यों कर रही है? आप क्यों खामोश हैं मौलाना साहब? मेरा आपसे सवाल है। आप इसलिए शायद खामोश है क्योंकि आपको 4 वजारतें मिल गई। अब हुकूमत मुसलसल वक्फे से अवाम पर कभी पेट्रोल बॉम्ब गिराती है, कभी बिजली की कीमतें बढ़ाकर अवाम को झटकों पर झटके देती चली जा रही है, लेकिन आप एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। ये कौम अब आपकी नहीं रही। क्या अवाम के लिए जो दर्द उठता था दिल में, सीने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आते थे आप इमरान खान पर तनकीद करने के लिए, PTI पर तनकीद करने के लिए, अब वो जो दर्द है दिल में वो नहीं दुख रहा कौम के लिए, अवाम के लिए नहीं, वो जो दर्द है वो उठ रहा, वो मेरे ख्याल से नहीं उठ रहा। अच्छा, इमरान खान साहब के दौर में आपको अवाम की इतनी फिक्र थी कि अवाम भी सोचते होंगे कि सबसे ज़्यादा हमारी फिक्र शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को। आपकी बातें सुन के आपकी जो आप परेशानी का इज़हार करते थे अवाम को ये लगता होगा, लेकिन जैसे ही आपको 4 वजारतें मिल गई तो अब ये आपको अवाम की जो फिक्र है वो अब सताती ही नहीं है। अब आपको अवाम का कोई दर्द नज़र ही नहीं आता, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देती अवाम की चीखें। ये 4 वजारतें मिलने के बाद मतलब इतनी बड़ी तब्दीली आ जाती है। यानी 4 वजारतें बड़ी चीज़ है, मानना पड़ेगा कि सारे दुख, दर्द, परेशानियाँ जो आपके दिल में किसी के लिए उठती हैं, बेचैनी, वो सब ख़त्म हो जाती है 4 वजारतें लेके। ये बात समझ आई है। अच्छा, इमरान खान साहब के दौर में आप अवाम के हमदर्द बहुत ज़्यादा थे, आपकी हमदर्दी ख़त्म हो गई। और फजलुर रहमान साहब तो यहाँ तक कहा करते थे कि जी इतने उलमाए कराम ने इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ फतवे दे दी हैं कि ये तो नाजायज़ हुकूमत है, इसको चले जाना चाहिए, जितनी जल्दी चले जाए उतनी अच्छी बात है क्योंकि इसने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। लेकिन अब इस बढ़ती महंगाई पर आपको फतवे आना बंद हो गए हैं। अवाम बिलक रही है मौलाना साहब, परेशान है। पेट्रोल की कीमतें पता है कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, IMF के कहने पर बिजली के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन अब वो उलमा मौलाना साहब आपसे कुछ नहीं कह रहे। मैं उन पे भी हैरान हूँ कि आप इस हुकूमत के खिलाफ बाहर निकल के एहतजाज करें ना, जहाद करें ना। अगर आप फजलुर रहमान साहब बुरा ना मनाएं तो मैं आपको आपकी पुरानी बातें याद करवाना चाहूँगी, क्योंकि आप PDM के सरबराह थे तो कोई इकट्ठा करना आपने शुरू किया था और आपने किया था सबको इकट्ठा, इसीलिए आपको याद करवाना ज़रूरी है ताकि अवाम को भी पता चले कि क्या आप वाकई इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए दर्द रखते हैं, तकलीफ़ होती थी आपको अवाम की परेशानी पे या फिर नहीं होती थी। क्लिप होकर सर चलाइएगा टीम। आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को अब मैं अवाम पर छोड़ती हूँ, अवाम ये फैसला करें कि पहले पेट्रोल ज़्यादा महंगा था या अब ज़्यादा महंगा है, पहले बिजली की कीमतें ज़्यादा थीं या अब ज़्यादा है, पहले डॉलर का रेट ज़्यादा था या अब ज़्यादा है, अब महंगा। फैसला अवाम करे। अच्छा, शहबाज गिल साहब इमरान खान साहब की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, मुआवजा कर रहे हैं और फैसला अवाम पर छोड़ रहे हैं। ज़रा सुनिएगा गिल साहब को। मुझे बड़ी प्यारी कुछ लाइन्स याद आ गई। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। मेरे ख्याल से अब ये लम्हों की गेम है, एक एक लम्हे की कदर को जानिए, वक्त को ज़ाया ना कीजिए। जितनी जल्दी इस मुल्क में इंतखाबात हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे तो शायद कुछ फ़ायदा हो जाए, वरना आवाम तो अब चीखने पर चिल्लाने पर आ गई और कह चुकी है महंगाई से तंग आके कि बस करें, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर शरीफ खानदान मोदी से अपने ताल्लुकात तोड़कर सख्त एक्शन ले। वज़रा सरकारी अहदेदारों के ईंधन के कोटे में 40% कटौती, अमरीकी करेंसी की कीमत में बड़ा इजाफा, मुत्तहिदा हुकूमत महंगाई का तूफान रोकने में नाकाम। इस सारी सूरत में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़, सीनियर तजियाकार उसामा गाजी। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। उसामा, इमरान खान साहब ने तो मुतालबा किया है कि भारत में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी पर शरीफ खानदान मोदी के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन शहबाज शरीफ तो भारत से तिजारत करने के हक में हैं और उनके कारोबारी दोस्त जो हैं वो भारत के साथ तिजारत को ज़रूरी भी करार दे रहे। तो ऐसे में आपको लगता है कि वो कुछ एक्शन लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ इस किस्म का होगा। बड़े अफसोस और दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं और वो इस चीज़ को समझते हैं ख़ानदानी तौर पर। आप देखिए ना कि उन्होंने जाती उमरा किस लिए रखा नाम, क्योंकि भारत में भी जाती उमरा है और जहाँ से उनके बुज़ुर्ग आए थे, तो आज भी उनको उस जगह से एक लगाव है कि और उसका नाम उन्होंने, अब जो रायमंड में मोहल्लात हैं उसको जाती उमरा उन्होंने कहलवाया। फिर इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की वो स्टेटमेंट भी आपको याद होगा कि फ़र्क क्या है, ये आप में और हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है, आप भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खा लेते हैं, हाँ। दीगर भी है, तो ये बस ऐसे ही लाइन है बीच में। हाँ। यानी कोई कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिए की बात नहीं है कि हम 2 अलग कौमें हैं, वो नवाज शरीफ साहब ने खत्म कर दिया। कौन सी अलग कौम, हम तो अलग हैं ही। उन्होंने 2 कौमी नज़रिए की नफी कर दी ना, तो ये उनकी सोच है। फिर आपने देखा सचिन जिंदल जिस तरह से आया और फिर आपको पता है ताल्लुक उसके साथ था और मोदी उनके यहाँ पर शादी थी उसमें वो आए, तो ये उनके पुराने ताल्लुकात चल रहे हैं और लगता ये है कि उसको वो निभाएंगे, क्योंकि कारोबारी ताल्लुकात हैं। और वो ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान की वजह से वो बाहर अब रहते हैं, उनके बच्चे बरतानवी नेशनल हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल के उनके ताल्लुकात हैं और उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फिर मियां मंशा साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत जिनको आइडियलाइज बहुत करते हैं और बड़े करीबी उनके ताल्लुकात हैं, वो आप देख लें वो क्या कह रहे हैं कि जनाब हमने तो हर सूरत भारत के साथ तिजारत जितनी जल्दी हो सके हमने करनी है। तो ये चीज़ें सेकेंडरी रह जाती हैं। अगर आप देख लें कितना वक्त आप दे रहे हैं, अभी भी हुकूमत या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कितना उन्होंने कंडेम किया है मोदी सरकार को, बीजेपी को, यानी उनके होते हुए सब कुछ हुआ। ये नहीं, उन्होंने सरकारी सरपरस्ती में करवाया। जब मुसलमान निकले भारत में, एहतजाज किया कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुनाफी उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर कैसे सकता है, तो रियासती जबर उन पर पुलिस ने भी धावा बोला, पुलिस ने भी उनको मारा और बीजेपी के गुंडों ने भी मारा। तो वहां तो ये हो रहा है। तो ये कंडेम भी बड़ी इसलिए इस वजह से करते हैं कि सिर्फ लोगों को दिखा देना है कि जनाब देखिए हमने कंडेम तो कर दिया था। अब पहले अरब मुल्क में शुरू हुआ, अरब ममालिक में, और वहां से फिर अब पाकिस्तानी हुकूमत को आया कि कुछ तो हमने भी करना है। एक वो दौर था कि ओआईसी के इजलास पाकिस्तान बुला रहा था, आज अब यह है कि जनाब ओआईसी ममालिक आगे आगे हैं दीगर और पाकिस्तान पीछे पीछे है। तो ये सिर्फ ये नहीं है, अब जो कहते थे कि जनाब एम्बेसडर को निकालो, उस पर जाना चाहिए और वाज़ेह स्टेटमेंट आनी चाहिए कि जी भारत से हम कोई ताल्लुक ही नहीं रख सकते। ठीक है। अच्छा सामने जो मुल्क की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल है, उसके बायस अगर कोई खुशहाल हो रहा है तो वो डॉलर है और रुपए का बुरा हाल हो रहा है। अब एक बार फिर से अमेरिकी करेंसी की कीमत में आप देखेंगे बड़ा इजाफा, ना सिर्फ इजाफा, बड़ा इजाफा। तो ये लोग तो मशर ठीक करने आए थे, ये खराब किए चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहबा कोई इनकी डायरेक्शन नहीं है, सारा इनका पैसा, सारा फोकस इस पर है कि अपने किस तरह से केसेस से हमने निकलना है और किस तरह से हमने वजारतों में बंदर बांट करनी है, अपना किस तरह से हमने कारोबार चमकाना है और अपने केसेस साथ ख़त्म किस तरह से करने हैं। अवाम का कोई ख्याल नहीं है। अवाम का अगर इनको ख्याल होता तो आप देखेंगे आते ही कोई ना कोई ये कहते हैं जनाब ये इकोनॉमिक हमारा पैकेज है, इस तरह से मुल्क को लेकर चलेंगे। आते किया क्या इन्होंने, सबसे पहले जनाब नैब को खत्म करो, सबसे पहले ये कि जनाब ये इस्लाहात के नाम पर, हाँ जी, के ओवरसीज का वोट खत्म करो ताकि अगला इलेक्शन जो है हम क्लियर कर सकें। इसी तरह से जनाब FIA दीगर, और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया कि किस तरह से लोगों को इधर उधर कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो सारा फोकस जब वहां था तो इकोनॉमी का आप हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब का आज आपने देख लिया ना, वो कहके लगा रहे हैं कि जनाब ये जहाज़ जो वाले पीछे बैठे हैं इनको ज़रा मसला होगा, बाकी तो पेट्रोल बाकी लोग तो सही लेंगे। इतने बुरे हालात हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है और ये बेहिसी की हद है, हद हो चुकी है बेहिसी की। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका कोई लेना देना नहीं है अवामी मसाइल से, कुछ नहीं। उनका ये ख्याल है कि हम वही चंद अरब रुपया, इनके लिए चंद अरब सरकारी खजाने से देना है, ज़ात से थोड़ी देना है, वो हम मीडिया पर लगा देंगे, वहाँ इश्तिहारात दे देंगे और सब अच्छा हो जाएगा। आप देखिए ना किस तरह से चीज़ों को बदला गया कि महंगाई को अब नाम दिया गया मुश्किल फैसले। अब आप इनसे सवाल करेंगे जी हम तो मुल्क बचाने के लिए कर रहे हैं, ये हमने सियासत छोड़ दी है, सियासत कोई चीज़ नहीं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं, हमें पता है महंगाई है।
और हम जनाब अपनी जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां हम उनको कम कर रहे हैं, हम देखें जनाब ये पेट्रोल कम कर रहे हैं। ये इस तरह के सिर्फ कॉस्मेटिक्स आपको दिखाकर जाली एक चीजें बनाकर, अच्छा ये कहते हैं हाँ ये सियासत नहीं करे, बड़े मुश्किल फैसले कर रहे हैं और बड़ा दिल पे पत्थर रख के फैसले कर रहे हैं। एक और फैसला किया है कि जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात है मुश्तरका तौर पे लड़ा जाएगा पीपल्स पार्टी नून लीग की जानिब से। ये लम्हे फिक्रिया, फैसला कैसा लगता है? ये लम्हे फिक्रिया है। सिर्फ 2 महीने में आप देखिए डॉक्टर साहिबा कि इनका क्या हाल हो गया है। सिर्फ 2 महीने में ये जमातें वो थीं जो अकेले समझती थीं कि जनाब हम इमरान खान का अकेले बड़े आराम से मुकाबला कर लेंगे। यानी सिंध में कराची में अगर आप देखें MQM है, पीपल्स पार्टी है, यहाँ नून लीग है, मुकाबला करना चाहते, मिलकर मुकाबला करना पड़ रहा है। भारी है ये सिर्फ 2 महीने में ये हो गया है। सिर्फ 2 महीने में कि 16 जमातें हैं और वो कह रही है कि जनाब बस एक जमात पीछे रह गई है। मान रहे हैं ना कि इमरान खान साहब ये सब मिल भी जाएंगे तो इमरान खान इन पे भारी नजर आ रहा है। और मुझे बताएं किस लिए वो जो पेट फाड़ने थे, वो जो कहते थे जनाब हम जरदारी साहब कहते थे इनके साथ तो हम जन्नत में जाना गवारा नहीं कर सकते, ये ग्रेटर पंजाब की बात करता है, इसके ऊपर कभी इतबार नहीं कर सकते। आज सब इकट्ठे हो गए। ठीक है उसामा गाजी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन अभी हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने। अंदलीब साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अंदलीब साहिबा, इमरान खान साहब ने कहा है कि भारत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी पर शरीफ खानदान मोदी के खिलाफ एक्शन ले, तो शहबाज शरीफ तो भारत से तिजारत करने के हक में है और उनके एक कारोबारी दोस्त भारत के साथ तिजारत को ज़रूरी करार भी दे रहे हैं। अब ऐसे में आपको लगता है कि वो कुछ एक्शन लेंगे? शुक्रिया सर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो है शरीफ फैमिली का वो तो यही है कि बहुत ही ज्यादा कुर्बत है मोदी से। याद होगा कि ये उनकी जो इनॉग्रेशन थी, हाँ वो सफर बन रहे थे, ये वहाँ भी गए थे, वहाँ हुर्रियत के लीडर्स से मिलना चाहते थे, ये नहीं मिले। तो बड़ी बात है। उनके पर्सनल बिजनेस इंटरव्यू थे, वो जो जनरल था वो आया विदाउट वीजा और फिर मुझे साथ उनकी निकासी की शादी हो गया। तो ये उनकी ताल्लुकात है कि उन्होंने कभी भी नंबर 1 कश्मीर का कॉज से नहीं उठाया, नंबर 2 इस्लामोफोबिया पे तो बिल्कुल नहीं की। ये इमरान खान है जिन्होंने इस्लामोफोबिया पे इतना बड़ा 30 साल में पूरा किया। ठीक है अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे अजहर सदीक साहब। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आला हमजा शहबाज के इंतखाब को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला हमजा शहबाज, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की कानूनी और आइनी जंग किस तरफ जा रही है और इसकी कामयाबी के कितने फ़ीसद इम्कानात हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वकील तहरीक इंसाफ, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सदीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर साहब ज्वाइन करने के लिए। अजहर साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला हमजा शहबाज के इलेक्शन को कलअदम करार देने की कानूनी जंग जारी है, तो क्या लगता है मामला ये आखिर किस तरफ जाएगा? क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़ ये कि जी हमजा शहबाज के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएँ और हटा दें उनको। बहुत शुक्रिया। तहरीकी अदम एतमाद का इशू तो है नहीं, वो तो राइट अपनी जगह जब होगा देखी जाएगी। ये बुनियादी तौर पर इशू ये है कि जो इलेक्शन हुआ है ये फ्रॉड हुआ है, ये शैम प्रोसेस है। डिप्टी स्पीकर मिला हुआ था, उसने असेंबली के अंदर इजलास नहीं कराया, गैलरी के अंदर इजलास हुआ, पुलिस अंदर आ गई, जो मार कुटाई हुई, बाकायदा जो गैलरी थी जिससे बाहर निकले थे वो सारी बंद कर दी गई, घंटियां बजाई नहीं गई। तो ये सारे का सारा इलेक्शन गैर कानूनी है। बाकायदा डिप्टी स्पीकर को कानूनी नोटिस जारी किए गए, उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया 24 अप्रैल को और 27 अप्रैल को। फिर उनकी नाअहली के हवाले से रेफरेंस दायर कर दिया गया, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया कि ये इलेक्शन सारा गैर कानूनी है और इसको कलद ये जो नोटिफिकेशन है वापस लें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो वोट हैं वो डिफेक्शन के ना वो काउंट भी नहीं होंगे और डिसरिगार्ड करने होंगे। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह तौर पर ये अहकामात जारी किए थे कि 63A का इतलाक जो है वो होना है। अगर कोई काम करेगा अगर तो उसके कॉन्सिक्वेंस उसके जिम्मेदारी होगी। अब ये सारी चीजें जो है ना रिकॉर्ड के ऊपर है। 4 तरह के मामला यहाँ चल रहे हैं। एक तो हलफ जो लिया है, हलफ गैर कानूनी है, उसमें लार्जर बेंच बन चुका हुआ है। सिंगल जज के सामने आज ये सारे मामला रखे हैं और अदालत के सामने बताया है
कि ये इस वक्त गैर कानूनी तौर पर वजीर आला है। वो कैसे भाई, 195 वोट थे, 25 वोट डिसरिगार्ड करते तो 172 है। सादा अक्सरियत तो इनके पास है नहीं। ये तो कोई आप कोई सुलझे हुए माशरे की बात करें, जब इतनी बात है कि वो अपने कहीं घर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ ये है कि जब तक वो कानूनी तौर पर कोई अदालती फैसला ना आए, अदालती फैसला आप लोगों के सामने या रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं, कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ट्रैक से उतारने की कोशिश की जा रही है टेक्निकलिटीज पे। यहाँ हलफ भी गैर कानूनी, फिर जो ओहदा संभाला हुआ है ये भी गैर कानूनी और गैर आईनी। जितनी इस ओहदे पे बैठ के ट्रांसफर, पोस्टिंग और फील्ड सेटिंग की गई वो हमने 25 मई के वाकये में देख लिया। जिस तरह लोगों पे तशद्दुद हुआ, तो ऐसा जो बंदा जो वजीर आला बनने के लायक ही नहीं है वो कैसे उस सीट पे तहरीक अदम एतमाद तो तब आनी है कि जब आप कानूनी तौर पर वजीर आला हो, जब आईनी तौर पर वजीर आला हो। जब आईनी तौर पर आप वजीर आला ही नहीं है तो तहरीक अदम एतमाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ वह तहरीक एतमाद तो तब आनी है कि जब आप आईनी तौर पर ओहदा संभाले होंगे। आपके पास सादा अक्लियत नहीं है, मान लें इस बात को। क्यों नहीं कौम को कब तक गुमराह करते रहेंगे, ये वो सारी बातें हैं। फिर उसके बाद देखें दूसरा क्या मसला है, यानी इंसान को थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना वोट डिसरिगार्ड होगा, काउंट नहीं होगा। उसके बाद 5 मेंबर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के आइन के आर्टिकल 224(4) के तहत वो 5 उनके रिजर्व सीटों पे हैं। यानी उस पे भी ये लड़ाई करते फिर रहे हैं कि जनाब नहीं हो नहीं सकता। भाई आइन ने जब लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक पार्टी लिस्ट में से आ जाना है, जो किरदार अदा किया वो भी पदनीति के ऊपर मबनी है, वो भी मामला चैलेंज कर दिया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में ये वाला मामला भी ज़ेरे उल्तवा है। लाहौर हाई कोर्ट में तो 4 मामला है, 4 सेट ऑफ लिटिगेशन है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। पीर के लिए लार्जर बेंच ने सारे मामले को देखना है। लार्जर बेंच का कहना ये है कि सारे का सारा इलेक्शन चैलेंज हो गया है और अदालत इस सारे मामले को देखना चाहती है। यहाँ कानून और आइन की पासदारी की बात हो रही है, आर्टिकल 4 और 5। इन लोगों का क्या, इन्हें क्या पता आइन क्या होता है, इन्हें क्या पता कानून क्या होता है। इन्होंने आज तक आइन और कानून की हमेशा धज्जियां उड़ाई हैं। यानी कुछ शर्म और हया होनी चाहिए इस हवाले से कि आपका आइन कहता है कि जो मेजॉरिटी में है वो वजीर आला बनेगा। मेजॉरिटी आपके पास है नहीं, आपको तो खुद चाहिए पीछे हट के खुद आके कहें, बड़ेपन का मुजाहरा करें। उन्हें कहे जनाब 16 तारीख को जो इलेक्शन हुआ था वापस मामला वहीं चला गया, हम इलेक्शन लड़ते हैं, अगर अक्सरियत होगी हम आ जाएंगे। अभी तो मामला एक और बड़ा खतरनाक है सना, अपना वो सॉरी डॉक्टर साहिबा, वो फिजा साहब, बड़ा जबरदस्त मामला है। अभी बजट आने वाला है, बजट में 186 सादा अब सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, इनके पास तो वो नहीं है। तो ये बजट कैसे पास कर सकेंगे? यानी बजट भी पास, जब बजट पास नहीं करेंगे तो वजीर आला के तौर पर रह नहीं सकेंगे। या अगले आईनी और कानूनी बहरान एक और आने वाला है और उनके पास ये भी साबित करना पड़ेगा। पता नहीं इनकी कानूनी टीमें क्या सोचती फिर रही हैं। बजट सादा अक्सरियत से पास करना, सादा अक्सरियत तो आपके पास है नहीं। 371 के वार में 186 वोट चाहिए। ठीक है अजहर साहब, ये सदर मुमलिकत ने जो रिजीम चेंज की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है, तरीके से मुतालबा करी कि जी अभी तक कमीशन क्यों नहीं बना है, तो क्या चीफ जस्टिस सदर मुमलिकत के खत पर रिस्पॉन्स उनका देना जरूरी है? कानूनी हैसियत क्या है इस मामले के, आसान अल्फाज में अगर आप नाज़रीन को समझा दें। जी मैं बता देता हूँ, 29 तारीख को नईमुल हसन एडवोकेट की तरफ से एक पिटीशन दायर की थी मैंने, और यही कहा था कि इसकी मेमो गेट की स्कैंडल की तर्ज पर तहकीकात होनी चाहिए। उस पर एतराज लगा था आइन के आर्टिकल 69 का कि ये पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग है। मैं यहाँ और बड़ी मजेदार बात बताऊँ अपना फिजा आपको कि आज सरकारी वकील ने कहा कि आर्टिकल 69 की प्रोटेक्शन है। कौमी असेंबली के इजलास में छुपते रहे और कहते रहे कि आइन का आर्टिकल 69 का इतलाक नहीं होना। आज एक नई नोवेलिटी लेके आया, वो नहीं है। अब वहां पर एतराज लग गया, सदर पाकिस्तान ने बाकायदा खत लिख दिया और आपके पास मेमो स्कैंडल के हवाले से एक जजमेंट मौजूद है जिसमें ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने मामला बैठकर देखे थे। 3 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने बाकायदा इंक्वायरी की थी और इस सारे स्कैंडल के अंदर भी हुसैन हक्कानी है जो बाकायदा नवाज शरीफ से 3 मार्च को वहां लंदन में मिले, 6.5 घंटे की मीटिंग हुई, फिर 7 तारीख को ऑपरेशन रजीम का साइफर आ गया, 8 को तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। इन सब चीजों को अगर उठाकर देखे, समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस ले लेना चाहिए। और ना हो, मेरी पिटीशन पड़ी है जिसमें रजिस्ट्रार जो एतराज लगाया था, अपील दायर की हुई है, उस अपील को फिक्स करके इस मामले को सुने। कौम जो चाहती है, कौम यही चाहती है कि साइफर रजीम के मामले में जो चीजें आगे चल रही हैं। अब दूसरी तरफ ये भी फिजा याद रखिएगा कि जिस इल्जामात पे इमरान खान साहब को निकाला था, ना महंगाई कंट्रोल कर सके,
पेट्रोल वो ऊपर ले गए हैं, डॉलर इनसे नहीं है, तो अब आप कौम को और क्या सबूत चाहिए कि ये ऑपरेशन साइफर रजीम का मसला है? या तो वो साबित कर दे कि इमरान खान साहब को आपने इन बुनियादों पर उतारा है, लेकिन आपके सामने, अब मैंने आपको याद है एक प्रोग्राम में मैंने कहा था ये 6 काम करने आए हैं। 6 कामों में क्या था? ट्रांसफर, पोस्टिंग, वो सारी, इलेक्शन कमीशन के मेंबर मिली भगत से राजा रियाज को गैर कानूनी और गैर आईनी अपोजिशन लीडर बना के वो कर लिया, चेयरमैन नैब वो लगाने जा रहे हैं। फिर उससे आगे जो आपने ISI का हवाले से जो नोटिफिकेशन देखा कि ISI को ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे लाना चाहते हैं। फिर इसी राजा रियाज के जरिए केयर टेकर सेटअप से पहले अपना जो केयर टेकर सेटअप बनाएंगे वो इनकी मुशावरत से होगा। तो ये सारे गैर कानूनी काम जो है, गैर आईनी, इन्हीं के मुकद्दर में लिखे हुए हैं। ये ज्यादा देर चल नहीं सकता, कोर्टों में मामले हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है आने वाला हफ्ता बहुत अहम होगा। हमजा शरीफ भी अपनी वजारत आला से जाएंगे, राजा रियाज के लिए हवाले से अपोजिशन लीडर के तौर पर भी उन्हें सीट खोनी पड़ेगी, उसको भी बाकायदा स्पीकर को खत लिख दिया गया है, चैलेंज कर दिया गया। ठीक है, और आप आइंदा आने वाले हफ्ते में सब कुछ देख रहे हैं जर साहब? जी बिल्कुल, बड़ी उम्मीद है इस सारे बारे में बताता चलूं क्योंकि बड़े सॉलिड केस हैं। अभी तक इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो छुपते फिर रहे हैं टेक्निकलिटीज पे, आर्टिकल 69 के रेस्क्यू करते फिर रहे हैं। आईनी तौर पर आज कौन जिस तरह देखे ना, पास एवन फील्ड वगैरह के कोई असासे नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसी तरह इनके पास मेजॉरिटी कौम के सामने रख देना, 197 वोट लाके 186 वोट ही पूरे करके दिखा दे, वो इनके पास नहीं है। तो भैया ये तो अब झूठ के पीछे छुपते फिरेंगे, लेकिन कब तक छुपेंगे? और जो कौम है ना वो इनकी गैर आईनी इक़दामात को देख रही है, तारीख लिखी जा रही है। अच्छा साहब, ये जब ये मौजूदा हुकूमत है जो अपनी मर्जी की इलेक्शन इस्लाहात, नैब में तरमीम किए चले जा रही है, इसका आपने भी जिक्र किया, तो क्या इनको अदालत में चैलेंज करना ज़रूरी है ना? क्योंकि इस तरह तो ये लोग सारी जो कानून साजी है अपने ज़ाती मुफाद के लिए किए चले जाएंगे। तो वही बात कि कानून और आइन का बाकायदा खुलेआम, एक होता है मजाक उड़ाने, खुलेआम तमस्कर का निशाना बना रहे हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, आइन को, कानून को ये मजाक बनाते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, हो यही रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाकायदा खत लिख दिया गया है कि इसमें 23 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ या तो फर्द जुर्म आयद हो गई है या केसेस चल रहे हैं। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं, क्या हम हट जाएंगे? फिर ये देखे ना, ये कब तक ये मामला सारा लेकर चलेंगे? गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दामात जितने भी हैं कब तक बचाते फिरेंगे? आप गैर कानूनी तौर पर अपोजिशन लीडर बना लेंगे, मिली भगत से चलाएंगे, ECL से नाम आपने निकाल दिए बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के, आपने वहां बैठ के कौम के साथ जुल्म किया। फिर आप जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको ओहदे दिए जा रहे हैं, और क्या किस बुनियाद पर ये ओहदे दे रहे हैं? आप खुदारा आप कौम का, यानी मौका मिला था ना, इमरान खान से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते, कौम इनकी तारीफ करती, लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना। ये कोशिश यही कर रहे हैं कि वो पंजाबी में कहती है टोटके लगा रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं इधर से उधर करके, लेकिन हैंड हीट इस मामले में ये चाहते ये हैं, ये हुकूमत वक्त पूरा करें। मुफ्त में हुकूमत मिल गई है, साइफर के अपना ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से, तो कोई कुर्सी छोड़ता है? ये तो ऐसे लोगों को तो धक्के दे के निकालना पड़ता है। ये लोग ऐसी आसानी से नहीं जाएंगे। ये कौम इनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है, आप देख रहे हैं, महंगाई वगैरह हर चीज इनके हाथ में है ही कुछ नहीं है। कब तक दिफा करते फिरेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सारे लोगों को बिठा लेते हैं, कहने के लिए कुछ नहीं होता इन लोगों के पास। ठीक है जी, जैसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।